हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स 9 में आपका स्वागत है। चैंपियंस ट्रॉफी अगला बड़ा असाइनमेंट टीम इंडिया के लिए है, लेकिन यहां पे दिक्कत क्या है कि टीम का अनाउंसमेंट जो है वो बार बार डिले हो रहा है। कयास लगाए जा रहे हैं कि टीम का अनाउंसमेंट कुछ दिन में हो जाएगा। वो कब होगा और क्यों देरी हो रही है टीम में अनाउंसमेंट करने में टीम की, इस पर भी चर्चा करेंगे। क्या वजहें हैं और टीम से जुड़ी हुई और भी बहुत सारी चीजें निकल के सामने आई हैं। आज इस शो में यही सब बात करेंगे। मेरे साथी दीपेश मौजूद हैं, लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि टीम इंडिया में ये जो टीम का अनाउंसमेंट है चैंपियंस ट्रॉफी को लेके, बाकी टीमें धीरे धीरे आप देखेंगे कि अनाउंस कर रही है। टीम इंडिया क्यों नहीं कर रही है, ग्राफिक्स के जरिए आपको ये बताते हैं। टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम इंडिया का जो चयन है उसमें देरी हो रही है लगातार, और बाकी टीमें आप देखेंगे एक एक करके हर टीम का जो स्क्वाड है वो धीरे धीरे रिलीज हो रहा है। सामने आई है चयन में देरी की जो वजह है, और उसकी वजह है दो खिलाड़ियों को लेके एक क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। वो कौन दो खिलाड़ी हैं, शो में आगे चर्चा इस पर भी करेंगे। 19 जनवरी को ये कयास लगाया जा रहा है कि टीम का जो है ऐलान वो हो सकता है, यानी कि 19 जनवरी को टीम का ऐलान होगा। बहुत सारी टीमें हैं, 3-4 टीमें हैं जिन्होंने अपना ऐलान कर दिया है। साउथ अफ्रीका उनमें से एक है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान भी ऐसा कहा जा रहा है दीपेश की अंदर उन्होंने भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया, बिल्कुल, लेकिन उन्होंने कर दिया है। और टीम के ऐलान के लिए बीसीसीआई जो है वो थोड़ा सा समय मांग रही है, और बीसीसीआई ने कहा है कि भाई हाल फिलहाल ही हम बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेल के चूंकि लौटे हैं, इसी वजह से हमें समय ज्यादा लग रहा है, थोड़ा सा एक मोहलत दी जाए हमें, जिसके बाद हम टीम का अनाउंसमेंट करेंगे। मेन वजह ये किसी को नहीं समझ में आ रही थी, स्पोर्ट्स 9 पे हम आपको बताते हैं। दो मेन वजह जो है वो यही है कि दो खिलाड़ी हैं जिन पर क्वेश्चन मार्क है। मोर और लेस 13 खिलाड़ी लगभग ऑलमोस्ट फिक्स्ड हो चुके हैं। 15 का स्क्वाड होता है, 13 खिलाड़ी लगभग फिक्स हैं। दो खिलाड़ी की वजह से देरी सारी हो रही है। कौन है वो दो खिलाड़ी, ये भी आपको बताते हैं। ग्राफिक्स प्ले करिए और बताएं कि आखिर वो कौन से दो खिलाड़ी हैं जिसकी वजह से ये सारी जो देरी है, जो डिले है, वो हो रहा है। बुमराह और कुलदीप, मतलब जसप्रीत बुमराह और कुलदीप यादव, ये दो खिलाड़ी हैं जिनकी वजह से ये जो चयन है ये रुका हुआ है। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए 13 नाम लगभग तय कर लिए गए हैं, और सिडनी टेस्ट की दूसरी पारी में जसप्रीत बुमराह को चोट लगी थी। आपको याद होगा, स्कैन के लिए उनको बीच मैच में ही लेके गया, वहां पे स्कैन हुई। स्कैन में क्या रिजल्ट आए ये तो ऑफिशियल तौर पे किसी ने नहीं बताया, लेकिन उसके बाद बुमराह ने गेंदबाजी नहीं की। इससे ये समझ में आ गया कि भाई चोट थोड़ी सी तो गहरी एटलीस्ट है। इतनी तो थी कि सेकंड इनिंग में सिडनी टेस्ट मैच के वो गेंदबाजी ना कर पाए, और उसके बाद से लगातार बवाल मचा हुआ है। ये माना जा रहा है कि जो मेन वजह है वो बुमराह ही है। बुमराह की वजह से ही टीम चयन में देरी हो रही है। उनकी फिटनेस कैसी है, कहा जा रहा है शायद लीग स्टेज तक वो टीम के साथ नहीं जुड़ पाएंगे, लेकिन नॉकआउट स्टेज में जुड़ेंगे अगर ऐसा होता है। शायद यही सब जो पेच फंसा हुआ है, दीपेश से यही जानने की कोशिश करेंगे कि बुमराह की कितनी इंपॉर्टेंट जगह है टीम इंडिया के स्क्वाड में। दूसरे खिलाड़ी हैं कुलदीप यादव भी इस समय सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में उनका जो है वो रिहैब चल रहा है, और वो भी जो है इस समय चोटिल हैं। बैक इंजरी उनको भी बताई जा रही है, और वहीं पे वो एनसीए में हैं, फिलहाल देखरेख में हैं फिजियो के। दीपेश, कितने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये दोनों खिलाड़ी, और शायद ये जो डिले हो रहा है, मुझे लगता है कि वैलिड है ये डिले, क्योंकि ये दोनों मैच विनर्स हैं। 50 ओवर क्रिकेट में एज अ बॉलिंग यूनिट अगर आप टीम इंडिया को देखें तो अगर जसप्रीत बुमराह तो चलिए पिक ऑफ द बॉलर्स रहते ही हैं, उनके अलावा अगर कोई दूसरा नाम है जिन पे आप रिलाई करते हैं, मिडिल ओवर्स में विकेट लेना बहुत बड़ा क्रूशल रोल प्ले करता है 50 ओवर के मैचेस में। कुलदीप यादव का चोटिल होना और उनके लिए वेट करना कितना जायज़ है टीम इंडिया के लिए? बहुत ज़्यादा, मतलब मैं यही बात कहूँगा कि कहीं ना कहीं जसप्रीत बुमराह जो आप कहते हैं कि स्मार्टेस्ट एसेट आपकी टीम के सबसे मजबूत और सबसे इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं। मतलब गेंदबाजी में आपने देखा भी अभी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में जिस तरीके का प्रदर्शन उनका था, अकेले ही पूरी ऑस्ट्रेलियन टीम से भिड़ गए। तो एक ऑल इंपॉर्टेंट आईसीसी टूर्नामेंट में बिना जसप्रीत बुमराह के उतरना थोड़ा सा मुश्किल बात हो सकती है, और डिले शायद इसी वजह से है क्योंकि उनकी फिटनेस को लेकर किस तरीके से वो आगे खेलने के लिए तैयार हैं या नहीं है, इस चीज़ को लेकर अभी पूरा अपडेट नहीं मिल पाया है बीसीसीआई की ओर से। और जैसे ही रिकवर करते हैं या जैसे ही कोई अपडेट उनको लेकर आती है कि खेलने के लिए वो तैयार हैं या फिर नहीं है, शायद टीम अनाउंसमेंट हो जाएगा। और वहीं कुलदीप यादव की बात आपने की, भाई वो बहुत बड़े बॉलर हैं, हमने ये 2023 के वर्ल्ड कप में देख ही लिया था। वो भी बिल्कुल उनको भी पिच से कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं है कि मदद मिले या कुछ मिले। तो एक तरफ अगर आप देखेंगे जसप्रीत बुमराह हैं जो कि फास्ट बॉलिंग में आपकी टीम को लीड करते हैं, वहीं स्पिनर्स में कुलदीप यादव विकेट दिलाने का काम लगातार आपकी टीम को करते हैं। तो बड़े इंपॉर्टेंट दोनों खिलाड़ी हैं, और जब तक इनके ऊपर कुछ साफ ना हो जाए, पता ना चल जाए कि क्या होगा क्या नहीं होगा, आगे फ्यूचर किस तरीके का है, उससे पहले जल्दबाजी में टीम अनाउंसमेंट नहीं होना चाहिए। बाकी T20 सीरीज तक मोहम्मद शमी की फिटनेस का भी आपको पता लग ही जाएगा, क्योंकि टीम में उनको चुना गया है। एक बार उनकी भी फिटनेस साफ हो जाए तो एक कंप्लीट स्क्वाड आपके सामने आ जाएगा। बिल्कुल पूरी तरीके से कंप्लीट स्क्वाड सामने आ जाएगा, और उसका इंतजार भी रहेगा, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी बहुत मायनों में बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप देखें जसप्रीत बुमराह
कुलदीप यादव इनको चोट लगी है, इसके अलावा बहुत सारे सीनियर खिलाड़ी हैं, उनका फ्यूचर दांव पे लगा हुआ है। मतलब ऐसा कहा जा रहा है दीपेश की आखिरी शायद एक तरीके से जो मामला है, आखिरी एक तरीके से आप आईसीसी की ट्रॉफी कह लें, वो है रोहित शर्मा के लिए। तो कहा जा रहा है कि ये फाइनली है। बीसीसीआई की रिव्यू मीटिंग से भी ये चीजें निकल के बाहर आई कि भाई उन्होंने खुद बोला कि 2-3 महीने और मैं कप्तानी करना चाहता हूं, विच डायरेक्टली मींस कि वो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी तक कप्तानी करना चाहते हैं, उसके बाद कप्तान बदल जाएगा। अब संन्यास का सीधे ऐलान कर लेंगे उसके बाद, या फिर एज अ कैप्टन बस हट जाएंगे, धोनी की तरह मैचेस खेलना कंटिन्यू करेंगे जस्ट एज अ प्लेयर, ये भी एक देखने वाली बात होगी। और कोहली के लिए भी कहा जा रहा है कि अगर वो 2027 तक खेलने को फिटनेस वाइज तो खेल सकते हैं, लेकिन अगर वो 2027 के वर्ल्ड कप को आई कर रहे हैं तो शायद उनको ये आईसीसी टूर्नामेंट में रन बनाना इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें रन बनाएंगे तभी शायद 27 की स्कीम ऑफ थिंग्स में वो रहेंगे, वरना इसके बाद खींचने वाली बात हो जाएगी करियर को, जो बिल्कुल टीम इंडिया के हित में नहीं जाएगी बात। बिल्कुल सही बात है। और वैसे भी आप एक चीज देखोगे ना कि फिटनेस से आपको ट्रॉफीज नहीं आती। फिर तो विराट कोहली आज से 10 साल पहले भी थे, 5 साल पहले भी थे, 4 साल पहले भी थे, तो ट्रॉफीज तो रन बनाने से आएंगी। जब रन बनेंगे तो ट्रॉफी आएगी। और इसलिए विराट के बैट से रन ज्यादा चाहिए। इस बात से कोई मतलब नहीं है कि जिम में उनकी रेपुटेशंस कितनी आ रही हैं या फिर वो कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं वेट ट्रेनिंग के दौरान। मेनली हमें यह है कि किसी तरीके से उनके रन आ जाएं, और रन आने चाहिए इसी चैंपियंस ट्रॉफी में। आपको पता भी है कि बहुत बड़ा खिलाड़ी है विराट कोहली। आईसीसी टूर्नामेंट्स की जब बात आती है, पिछला ओडीआई वर्ल्ड कप याद है, T20 वर्ल्ड कप याद है, जिस तरीके का प्रदर्शन उनका रहा था, तो उसे देखते हुए मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं जब तक रन्स नहीं आते तब तक फ्यूचर डिसाइड नहीं होना चाहिए। टेस्ट क्रिकेट में आपने एकदम से तय कर लिया है, बहुत उम्मीदें थी कि ऑस्ट्रेलिया में भी वो रन्स करेंगे, लेकिन अब कहीं ना कहीं फ्यूचर पे संकट है। कुछ ऐसा ही ओडीआई में भी आपको देखते हुए मिलेगा कि अगर रन्स आ जाते हैं तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं आते हैं तो फिर भाई बड़ी मुश्किल पेचीदा बात हो जाएगी, चाहे विराट कोहली हो चाहे रोहित शर्मा हो। रोहित शर्मा पे थोड़ी सी ज्यादा तलवार लटकी हुई है, क्योंकि कंपेरेटिवली उनका ज्यादा माहौल थोड़ा खराब है, उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा गुम है। बाकी रन्स तो विराट को भी करना होगा, सिर्फ कॉन्फिडेंस और फिटनेस से कुछ नहीं होगा। लेकिन दीपेश, व्हेन इट कम्स टू ओडीआई फॉर्मेट, मुझे लगता है कि रोहित शर्मा शायद अपने जोन में आ जाते हैं, क्योंकि 23 वर्ल्ड कप में हमने देखा किस तरीके का प्रदर्शन किया, किस तरीके से चीजें हुई, कमाल का एफर्ट था, विराट कोहली का भी था। ठीक है, टेस्ट फॉर्मेट में थोड़े खराब चल रहे हैं, लेकिन एकदम से शायद इस बात को जनता को नहीं भूलना चाहिए कि 6 महीने पहले जिस खिलाड़ी को आपने सराखों पे रखा था, पूरी ओपन बस में बैठा के, वर्ल्ड चैंपियन कप्तान है आपका, एकदम से आप उसको ये नहीं कहेंगे कि 2025 के चैंपियंस ट्रॉफी से आप बाहर हो जाइए या उसके बाद बाहर हो जाइए। एक डिसेंट मौका तो उनको मिलना ही चाहिए, जो शायद मिल भी रहा है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की वजह से। और मुझे लगता है कि इस फॉर्मेट में कॉन्फिडेंस जरूर हाई होगा, जिस तरीके का पिछला कुछ प्रदर्शन रहा है। मतलब उसके बाद T20 वर्ल्ड कप के बाद टीम इंडिया ने 3 ही ओडीआई खेले हैं, लेकिन उसमें भी टीम फ्लॉप रही श्रीलंका में, लेकिन रोहित शर्मा शायद बहुत शानदार रहे और उनके बल्ले से रन आए। तो मुझे लगता है कि इस फॉर्मेट में रोहित शर्मा के लिए चीजें इतनी खराब नहीं है जितनी शायद टेस्ट मैच के माहौल की वजह से पोर्ट्रे की जा रही है। बिल्कुल सही बात है। बात यही है कि व्हाइट बॉल में अभी आपने उनको ट्राई किया नहीं, और जब श्रीलंका में आखिरी बार वनडे सीरीज टीम इंडिया खेली थी तो रोहित शर्मा इकलौते बल्लेबाज थे जिनके बल्ले से रन निकले थे। तो ठीक है, रेड बॉल में कभी कभार हो जाता है, कोई हर खिलाड़ी हर एक फॉर्मेट के लिए नहीं बनता, हर कोई सचिन तेंदुलकर नहीं होता, हर कोई विराट कोहली नहीं होता, वैसे ही हर कोई रोहित शर्मा भी नहीं होता, जो कि ओडीआई में उन्हें अभी थोड़ा सा कम आंकना हमारी गलती होगी। एक मैच ये होता है उनको रमने के लिए, एक बार उनका जो फ्लो है वो बन गया, उसी तरीके से उसी फ्लो में बैटिंग करने लग गए तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी, चाहे कोई भी टीम हो सामने, पाकिस्तान हो, इंग्लैंड हो, साउथ अफ्रीका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, सबको गिराया है रोहित शर्मा ने। और ज्यादा पुरानी बात नहीं है, अभी जून जुलाई की बात है जब हमने वर्ल्ड कप जीता भी था, आपको याद भी होगा, उस वक्त रोहित ने बड़ा क्रूशियल कहीं ना कहीं रोल अदा किया था उस जीत में। सेमीफाइनल में 50 लगाई थी इंग्लैंड के अगेंस्ट, ऑस्ट्रेलिया को बड़े बुरी तरीके से धोया था, 91-92 रन किए थे। तो अभी जल्दबाजी होगी ये कहना कि रोहित को अब टीम से बाहर कर दो या कप्तानी छीन लो या नए लोगों को ले आओ, क्योंकि इसी रोहित ने 4-5 महीने कहीं ना कहीं प्रूव किया है पहले कि किस तरीके से उन्होंने अपनी बल्लेबाजी करी थी, किस तरीके से आईसीसी टूर्नामेंट जिताया था टीम इंडिया को। 12-13 साल के बाद टीम इंडिया के अगर घर ट्रॉफी आई थी तो उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था रोहित शर्मा का। तो ऐसे में मैं मानता हूं कि जल्दबाजी अभी उनको लेकर नहीं करनी चाहिए। ठीक है, टेस्ट फॉर्मेट में आपने खूब गालियां दी, डिजर्व भी करते थे, जो कुछ हुआ, जितना भी ट्रोलिंग हुई वो जरूरी भी था, क्योंकि बल्ला उसी तरीके से बिल्कुल खामोश रहा, कप्तानी भी खराब रही और टीम इंडिया के रिजल्ट्स भी खराब रहे। बट अगर आप देखेंगे ओडीआई में या T20 में तो वहाँ रिजल्ट्स दिए हैं, और अभी उन्हीं रिजल्ट्स के दम पे टीम को जज करना चाहिए। फिर देखते हैं क्या बन पाता है। इंग्लैंड की सीरीज़ बहुत कुछ करेगी, उसमें चैंपियंस ट्रॉफी से पहले जो अभी इंग्लैंड की ओडीआई सीरीज़ आएगी उससे बहुत कुछ डिसाइड होने वाला है। इनफॉर्म है या नहीं है ये भी पता लग जाएगा, वाइट बॉल फॉर्मेट खेलने लायक है या नहीं है ये भी समझ आ जाएगा। बट हाँ, चैंपियंस ट्रॉफी तक तो रोहित कहीं नहीं जा रही, ये भी पक्की बात है। चैंपियंस ट्रॉफी तक जाना भी नहीं चाहिए। मुझे लगता है दीपेश की जिस तरीके के खिलाड़ी हैं, फॉर्मेट चाहे जो भी हो, लेकिन अगर ओडीआई की बात होती है तो बहुत बड़े लेजेंड मानूंगा
कम है, खासकर जब से ओपनिंग करना शुरू किया है। आंकड़े आप देख लीजिए, विराट से मैं ये नहीं कहूंगा कि 20 हैं, लेकिन 19 भी कहीं साबित नहीं होंगे। नेक टू नेक फाइट चली है और कहीं ना कहीं इन दोनों खिलाड़ियों ने ही ओडीआई क्रिकेट की अगर बात करें तो पूरा बिल्कुल अपने ही कंधों पे टीम इंडिया को आगे लेके गए। और बड़ी शर्म की बात यह होगी कि भाई ओडीआई फॉर्मेट में सच्चाई तो दीपेश यही है कि आज भी आपके पास इन दोनों का रिप्लेसमेंट है नहीं। अगर रोहित और विराट ना चले तो आप 2023 वर्ल्ड कप में भी देख लीजिए, आपके पास श्रेयस अय्यर एक बड़े अच्छे ऑप्शन है ओडीआई में, केएल राहुल सिस्टम में बैठ रहे हैं, हार्दिक पांड्या एक अच्छे खिलाड़ी हैं और शुभमन गिल हैं जो ओडीआई क्रिकेट से थोड़ा अडैप्ट कर चुके हैं। इसके अलावा आप स्पेशलिस्ट ओडीआई के टेम्परामेंट को समझने वाले बल्लेबाजों की बात करें, मैं तो बहुत ज्यादा नाम नहीं देख पा रहा हूं। ऋषभ पंत इतने पुराने खिलाड़ी हैं, इतने साल से टीम इंडिया के सीन में चल रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी, स्कीम ऑफ थिंग्स में होने के बाद भी ओडीआई फॉर्मेट में उनका कोई अभी तक वैसी मैच विनिंग पारी नहीं आई, सेटल ही नहीं कर पाए टीम में खुद को। इसीलिए शायद केएल राहुल की भी जरूरत पड़ी थी टीम को और अब उन्होंने जगह ले ली थी। खैर चलिए, विराट और रोहित का भविष्य क्या होता है उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन टीम पर आते हैं वापस। और चैंपियंस ट्रॉफी की जो टीम है उसमें 4 बैकअप खिलाड़ी को भी चुन लिया गया है और सबसे इंपॉर्टेंट जो 2 खिलाड़ी चोटिल हैं, कुलदीप और बुमराह, उनके बैकअप्स कौन है ये भी आपको बताते हैं। टीम में 4 स्टैंड बाय खिलाड़ी हैं, उनको फाइनल कर लिया गया है 15 के स्क्वाड के अलावा। ये बात हो रही है बुमराह और कुलदीप के बैकअप मुकेश कुमार है और रवि बिश्नोई को बनाया गया, और मतलब ये दोनों खिलाड़ी इनके बैकअप होंगे। लेकिन स्टैंड बाय खिलाड़ी जो हैं 4 खिलाड़ी स्पेशली मुकेश कुमार और रवि बिश्नोई अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन ओडीआई फॉर्मेट में उतने ट्राइड एंड टेस्टेड नहीं है। टी20 फॉर्मेट में शायद इन लोगों ने बेहतर किया है और इसीलिए स्टैंड बाय खिलाड़ियों से कप्तान और कोच जो है गौतम गंभीर और रोहित शर्मा, ये दोनों संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। और शायद इसीलिए बुमराह और कुलदीप की जो रिपोर्ट्स हैं जो आनी बाकी हैं कि भाई उनकी इंजरी पर क्या अपडेट आता है, कब तक उनको कितना समय चाहिए, उस पर जो रिपोर्ट है उसका इंतजार शायद इसीलिए किया जा रहा है। मोहम्मद शमी की वापसी हालांकि हुई है टी20 फॉर्मेट में, उम्मीद करेंगे कि अगर इस सीरीज में इंग्लैंड के खिलाफ बेहतर प्रदर्शन करेंगे तो शायद इसके बाद उनको मौका मिलेगा। और मोहम्मद शमी का वापस आना एक राहत की बात है, क्योंकि जसप्रीत बुमराह और कुलदीप यादव भी अगर इन केस आपके टीम के साथ नहीं जुड़ पाए तो मोहम्मद शमी पे ही दारोमदार रहेगा। खैर मोहम्मद शमी कैसा करेंगे वो तो सीरीज के बाद पता चलेगा, लेकिन दीपेश, आप एज अ क्रिकेट व्यूअर, इंडियन क्रिकेट फैन, अगर आपसे मैं पूछूं कि बुमराह और कुलदीप जैसे ओडीआई के स्टैचर के गेंदबाजों का रिप्लेसमेंट आपके पास मुकेश कुमार हैं और रवि बिश्नोई हैं, क्या आप पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस में आ पाएंगे कि इन दोनों के साथ आप प्लेइंग 11 में इतने बड़े चैंपियंस ट्रॉफी में उतरते हैं? और क्या आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि टीम जीत पाएगी, या बॉलिंग अटैक आपको लीथल नजर आने वाला अगर ये दोनों स्टैंड बाय प्लेयर रहे इनकी जगह? तो रवि बिश्नोई ठीक है, उनको पचा पाना थोड़ा आसान है क्योंकि उनके पास भी बहुत सारी वेरिएशंस हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि कुलदीप यादव जितने, लेकिन ओडीआई में भी ट्राई साबित करना बाकी है। शायद मतलब उतने अच्छे हो सकते हैं व्हाइट बॉल में, मैं मान सकता हूँ उनके पास स्किल्स हैं, वो दिमाग का गेंदबाज है, मैं इसलिए मानता हूँ कि वो थोड़े अच्छे हैं। लेकिन अगर आप बात करोगे कहीं ना कहीं जसप्रीत बुमराह के रिप्लेसमेंट की, मुकेश कुमार तो भाई कहीं नहीं, मतलब वर्ल्ड क्रिकेट में इस वक्त जसप्रीत बुमराह को कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। अच्छा मतलब आप ये तो फिर भी इंडियन बॉलर्स की बात है, अगर वर्ल्ड क्रिकेट में भी किसी को उठा के देख लेंगे तो अभी किसी गेंदबाज में उतना दम नहीं है कि बुमराह को टीम में रिप्लेस कर सके। फिर तो जबरदस्ती वाली बात होगी कि आप किसी को भी टीम में घुसा दें। लेकिन मुकेश कुमार थोड़ा सा बुमराह के स्टैंडर्ड से बड़े डाउन खिलाड़ी हैं, मतलब मैं उनकी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन बुमराह यहाँ हैं तो उनको मैच कर पाना या उनके स्किल तक पहुंच पाना बड़ा मुश्किल काम है। वो यॉर्कर, वो इन स्विंग आउट स्विंग, नई गेंद से कमाल, पुरानी से कमाल, स्लोअर गेंद, और फिर सबसे बड़ी बात जो मुकेश कुमार कभी नहीं कर पाएंगे वो ये है कि सामने वाले बल्लेबाज के मन में आप जो डर पैदा करते हो ना बुमराह के नाम का कि भाई बुमराह बॉल लेके आने वाला है, आधे बल्लेबाज वैसे ही कहीं ना कहीं घबरा जाते हैं कि यार बुमराह की गेंदबाजी खेलने को मिलेगी। तो ऐसे में मैं मानता हूं कि बुमराह का रिप्लेसमेंट मुकेश कुमार थोड़ा सा बात नहीं है, मतलब कहीं फिर भी एक बार को ये कहते हैं आपके बुमराह का रिप्लेसमेंट मोहम्मद शमी हो सकते हैं, उस तरीके की गेंदबाजी आपको देखने को मिलेगी मोहम्मद शमी से, तो फिर भी मैं समझ पाता कि हाँ भाई ठीक है, जसप्रीत बुमराह की जगह मोहम्मद शमी है। एक फिर भी लाइक टू लाइक भी नहीं कहेंगे ना, तो आप वही कहेंगे कि हाँ ठीक है 18-20 लाइक है चीज़ें, बट मुकेश कुमार इज़ नॉट द ह्यूमन जो मैं सोचता हूँ कि हाँ रिप्लेस करने का दम रखते हैं या फिर एज अ बैकअप उनके कहीं ना कहीं खेलने के लिए तैयार होंगे टीम में। चलिए इंपॉर्टेंट तो है, देखेंगे कि भाई बैकअप की जरूरत पड़ती है, कोशिश तो यही रहेगी, उम्मीद ये करेंगे कि बैकअप की जरूरत ना पड़े एज इंडियन क्रिकेट फैन। लेकिन बहुत सारे सवाल और भी हैं दीपेश, केवल गेंदबाजी यूनिट नहीं है जिसकी वजह से ये तमाम जो पेच फंसे हुए हैं वो हैं, बल्लेबाजी में भी बहुत सारे लोगों का कहना है कि भाई श्रेयस अय्यर चूंकि आउट ऑफ द टीम चल रहे हैं कई दिन से, तो शायद उनकी वापसी ना हो, जबकि उनका मानना है कि उनके लिए बड़े मतलब उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, और ये क्रिकेट फैंस का भी मानना है कि कुछ खास उन्होंने ओडीआई फॉर्मेट में गलत तो किया नहीं है।
तो उनको जगह बिल्कुल मिलनी चाहिए। इसके पहले टीम अनाउंस हो, एक बड़ा बयान आया है श्रेयस अय्यर की तरफ से और उन्होंने अपनी पोजीशन को लेकर क्या कहा है टीम में, उस पर आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि केएल राहुल और मैंने 2023 के वनडे वर्ल्ड कप में मिडिल ऑर्डर में बड़ा अहम रोल अदा किया था। एक साथ हमारे लिए अच्छा सीजन था, वो सिर्फ फाइनल था कि हम उस तरह के काम नहीं कर सके जैसा हम करना चाहते थे। अगर मुझे चैंपियंस ट्रॉफी में अपने देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना जाता है तो ये मेरे लिए गर्व का पल होगा। दीपेश, एक खिलाड़ी के तौर पर खुद बेचारे डाउट में है, कह रहे हैं कि मेरे लिए बड़ा गर्व का पल होगा, लेकिन अगर मुझे चुना जाता है प्रतिनिधित्व करने के लिए तो मतलब ये खुद भी बेचारे अनसर्टेन है। आईपीएल वगैरह अच्छा जा रहा है, लगातार विजय हजारे में अच्छे रन्स बना रहे हैं। इसके पहले सैयद मुश्ताक अली में बहुत ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की, रणजी सीजन बहुत कमाल का गया इनके लिए। इतना बेहतर प्रदर्शन करने के बाद और ये देखते हुए कि 50 ओवर फॉर्मेट जो लास्ट हमारी मेमोरी है वो ओडीआई वर्ल्ड कप की है और उसमें बहुत कमाल का प्रदर्शन था इनका, क्या आपको लगता है कि नंबर 4 अभी भी एक क्वेश्चन मार्क है? मुझे तो नहीं लगता है। मैं तो अगर मैं सेलेक्टर होता तो मैं श्रेयस अय्यर को 100% नंबर 4 पे टीम में जगह देता। बिल्कुल भाई, आपने तैयार भी उनको उसी तरीके से किया। मिडिल ऑर्डर में सबसे बड़ी बात स्पिन को काउंटर करने के लिए एक ही बल्लेबाज मैचेस दुबई में है श्रेयस अय्यर। हाँ, तो उसको काउंटर करने के लिए आपके पास एक ही जो काउंटर तो करता, अटैक करता बड़ा शानदार। तो इसलिए मैं मानता हूं कि श्रेयस अय्यर तो टीम में होने चाहिए और नंबर 4 पे ही होने चाहिए। छेड़खानी उनसे नहीं होनी चाहिए। थोड़े से कॉन्फिडेंस की बात है, वो आ जाएगा भी ओडीआई सीरीज के बाद, बट उन्हें 4 पे ही खिलाना चाहिए। जैसा कि लगातार राहुल द्रविड़ साहब कहते भी थे कि भाई मैंने उन्हें बनाया है 4 नंबर के लिए, वो 4 नंबर के बल्लेबाज हैं। ऑलरेडी हमने 5-7 साल इस चीज़ से बहुत कहीं ना कहीं संभलने की कोशिश की। जब युवराज सिंह और सुरेश रैना रिटायर हुए थे कि भाई नंबर 4 कौन, कभी केदार जाधव है, कभी दिनेश कार्तिक है, कभी कोई है तो कभी कोई है। बड़ी मुश्किल से श्रेयस अय्यर में हमें वो बल्लेबाज मिला था जो चाहिए था। एक फाइनल मैच जज नहीं कर सकते हम उसके बेसिस पे कि कैसे श्रेयस अय्यर का प्रदर्शन नंबर 4 पे रहा है। सेमीफाइनल भूलना नहीं चाहिए, जिस तरीके से न्यूजीलैंड की कुटाई इन्होंने की थी। तो मैं मानता हूं कि नंबर 4 तो वही डन है श्रेयस अय्यर का। 5 के लिए थोड़ा सा पेंच इसलिए फंस गया क्योंकि ऋषभ पंत अब रिकवर हो चुके हैं, ओडीआई क्रिकेट खेलने लगेंगे दोबारा से। अगर वो टीम में आ जाते हैं तो केएल राहुल में भी पत्ता कट सकता है, क्योंकि ऋषभ पंत आपको ज्यादा कुछ नहीं देते हैं व्हाइट बॉल क्रिकेट में, सिर्फ एक वेरिएशन देते हैं लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन की। उसके अलावा केएल राहुल से उनका कोई कंपैरिजन नहीं है यार। बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस दिया केएल राहुल ने, बतौर कीपर भी बड़े फिट बैठते हैं ओडीआई फॉर्मेट में। उनको भी बाहर करना मुझे लगता है बहुत नहीं, 4 और 5 मतलब मैं अभी भी यही देखना चाहता हूं कि 2023 की जो वर्ल्ड कप टीम थी जो फाइनल तक गई थी अपने दम पे, वही टीम अगर चैंपियंस ट्रॉफी खेले और उसमें ज्यादा फेरबदल ना होना तो उससे बेस्ट टीम दुनिया में कोई नहीं हो सकती। और वो भी भारतीय क्रिकेट के इतिहास में आप देख लो 2023 वर्ल्ड कप में जो टीम खेली थी, जिस तरीके का प्रदर्शन था, मैजिकल सब नजर आ रहा था कि भाई दूसरी टीमें सिर्फ हारने आई हैं क्या। फाइनल से पहले ऐसा फील होता था कि भाई जिस विकेट पे इंडिया ने 350 करें उस पर सामने वाली टीम 67, 68, 70 रन पे ऑल आउट हो जा रही, तो क्या बॉलिंग परफेक्ट, क्या बैटिंग परफेक्ट। वही यूनिट अगर आप तैयार कर दें, वही वाइब दोबारा से क्रिएट कर दें अगर गौतम गंभीर टीम में, तो बहुत अच्छी बात होगी। छेड़खानी करेंगे तो दिक्कत की बात है। वो दिक्कत क्या हुई है देख भी ली अभी बीजी टीम है, उससे पहले भी ज्यादा बदलाव करने की जरूरत नहीं है। कभी कभार आपको जो विनिंग फॉर्मूला है, कॉम्बिनेशन होता है ना, उसके साथ जाना चाहिए। और उसके लिए मैं मानता हूं कि श्रेयस अय्यर और केएल राहुल दोनों मेरे फिट बल्लेबाज हैं नंबर 4 और 5 के लिए, क्योंकि राहुल आपको एक वो वेरिएशन देते हैं जो ऋषभ पंत कभी नहीं दे पाएंगे। ऋषभ पंत का अनसर्टेन होता है, चल गए नहीं चले तो कोई बात ही नहीं है, एक्स फैक्टर है, लेकिन एक ही डायमेंशन के खिलाड़ी। मतलब आपको एक्स फैक्टर से ज्यादा कंसिस्टेंसी की जरूरत है। और उसमें केएल राहुल ने भाई नंबर 5 की स्टैट्स उठा के देखो, 45 की एवरेज है उस बंदे की। मैच फिनिश जब आपको चाहिए हो, फाइनल में भी टिकी गए थे रन्स करने, जब जा रहे थे उससे पहले अनफॉर्चुनेटली आउट हो गए, उन पे सारा बिल फट गया कि वो बड़ा धीमा खेले। धीमे की बात ही नहीं थी, विकेट ऐसा था जब तेज करने के लिए गए तो आउट हो गए। जब सूर्य कुमार यादव जैसा बड़ा हिटर जब वहां उस विकेट पे नहीं चल पाया तो भाई केएल राहुल से हम इतनी उम्मीद कहां कर सकते हैं। और ऑस्ट्रेलियंस बहुत धमाकेदार खेल रहे थे उस दिन भाई। तो ऐसे में मैं ये मानता हूं कि 4 और 5 के लिए तो भाई केएल राहुल और ये आपके श्रेयस अय्यर ही हैं। फिट एकदम, फेल हो जाए तो भी चलेगा, क्योंकि एक बार प्रूव करके अपने आप को दिखाया बड़े टूर्नामेंट में, बड़े स्टेज पे दिखाया। एक ने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट सेमीफाइनल में सेंचुरी करी थी और एक पूरे टूर्नामेंट में लगातार जिस तरह का रंग चाहिए था कि भाई ऊपर जल्दी विकेट गिर गए तो उन्होंने बड़े आराम से खेला। और जब उनको ये था कि स्कोर को आपको जल्दी जल्दी बढ़ाना है तो केएल राहुल ने वो भी बड़े अच्छे तरीके से किया था। तो वही मौका शायद वो डिजर्व करते हैं। उनसे पोजीशन छीनना यानी कि आप उनकी डिसरिस्पेक्ट करोगे, फिर आप किसी भी प्लेयर को जगह को लेकर तो ये नहीं कह सकते भाई तुम्हारा कुछ पक्का है, फिर वो खेल रहा है तो ठीक है, एक फ्रीलांसर के तौर पे खेलेगा, एक पक्के खिलाड़ी के तौर पे नहीं खेलेगा। और केएल राहुल के साथ तो ये भी है कि उन्होंने हाल फिलहाल बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भी ठीक ठाक प्रदर्शन किया है, मतलब वो भी कॉन्फिडेंस नजर आया, तो वो कॉन्फिडेंस भी कहीं ना कहीं आएगा। एक और चीज है कि अगर इन केस टीम में थोड़ा सा पेच फंसता है, ओपनिंग भी कर सकते हैं, वन डाउन भी खेल के दिखा दिया, नंबर 5 पे भी खेल लेते हैं, जल्दी विकेट गिर गया तो विकेट संभालने का भी दम रखते हैं, एक्सेलरेशन भी अच्छी कर लेते हैं, कमाल के खिलाड़ी हैं, बिल्कुल उनकी जगह बनती है। लेकिन सवाल तो एक और पोजीशन है जिसके लिए बन रहा है दीपेश, और वो है ओपनिंग स्लॉट।
मतलब ऐसा माना जा रहा था कि शुभमन गिल ने लगभग उस स्लॉट को पक्का कर ही लिया है, लेकिन पिछले 2022 के बाद से ओडीआई फॉर्मेट में 2023 के बाद से ओडीआई फॉर्मेट ज्यादा टीम इंडिया ने खेला भी नहीं है और बहुत ज्यादा रिदम में, बहुत ज्यादा टच में लगे भी नहीं है शुभमन गिल। ऐसे में द लेजेंडरी सुनील गावस्कर साहब ने एक बड़ा बयान दे दिया है चैंपियंस ट्रॉफी के पहले। उनके बयान की वजह से अब क्या टीम में कुछ फेरबदल होंगे, ये भी एक देखने वाली बात होगी। उन्होंने क्या कहा, पहले आपको ये बताते हैं कौन होगा रोहित का ओपनिंग पार्टनर। जब यह सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मेरे हिसाब से बाएं हाथ के यशस्वी जायसवाल को रोहित के साथ ओपनिंग करनी चाहिए। यहां सफेद गेंद से खेल होगा, यह प्लस होगा या माइनस, या आप पर निर्भर करेगा। दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए जो गेंद बाएं हाथ के लिए जाएगी वो वाइड बॉल कहलाएगी, यानी कि एक अतिरिक्त रन, एक अतिरिक्त गेंद। और बीच के ओवर्स में भी पंत के होने से लेफ्ट हैंड राइट हैंड का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत कुछ बदल सकता है। दीपेश, आप इससे कितने सहमत हैं? एक तरफ आपके पास ऑप्शन होगा कि अपने उसी वर्ल्ड कप के विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ जाना, लेकिन वहां पे हमें लेफ्ट हैंडर्स की कमी साफ नजर आई थी। दूसरी तरफ क्या आप ऋषभ पंत को घुसाने की अगर बात की जा रही है, यानी कि सीधे तौर पे केएल राहुल की जगह फिर टीम में नहीं बनती है, क्या आप केएल राहुल को निकाल के, जो आप अभी कह रहे थे, उनको निकाल के पंत को डालेंगे? वो बात, ये जवाब तो चलिए आपका हमें मोर और लेस मिल ही गया कि आप केएल राहुल को ही बैक करेंगे। लेकिन ओपनिंग पार्टनर अगर दीपेश रोहित का देखा जाए तो उसमें आपको क्या लगता है कि क्या यशस्वी जायसवाल होना चाहिए या शुभमन गिल होना चाहिए? गावस्कर साहब तो सीधे तौर पे कह रहे हैं कि यशस्वी को मौका दो और लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन बहुत कमाल रहने वाला है। नहीं, अगेन फिर वही जल्दबाजी हम कर रहे हैं एक बार फिर से। रेड बॉल के रेड बॉल की सीरीज के बेसिस पे जज नहीं करना चाहिए ओडीआई फॉर्मेट को। शुभमन गिल 2023 में सबसे ज्यादा रन करने वाले बल्लेबाज थे, सबसे ज्यादा सेंचुरी करने वाले बल्लेबाज थे। प्रूव किया है। सिर्फ 3 मैच इस साल हुए हैं इंडिया के श्रीलंका के अगेंस्ट, उसके अलावा कोई ओडीआई क्रिकेट हुआ नहीं है। तो भाई किस बेसिस पे ये कहा जा सकता है कि शुभमन गिल व्हाइट बॉल में भी नहीं चलेंगे? चल गए, उसी तरीके की फॉर्म में आ गए तो भाई बड़े अच्छे रन जो भी करके दिखाएंगे। आईपीएल में 2 बार से अच्छे रन किए, 500 प्लस रन एक बार और एक बार 800 के ऊपर रन करके उन्होंने ऑरेंज कैप भी जीता है। तो व्हाइट बॉल में उनका सिक्का चलता है और ये बात माननी होगी। आपने फिर उनको इतना समय दिया, इतना बनाने में टाइम लगाया है, एज एन ओपनर आपने उनको खिलाया है और फिट बैठते हैं रोहित शर्मा के साथ। मैं ये नहीं कह रहा कि यशस्वी जायसवाल कम है, ज्यादा ही हो सकते हैं किसी दिन, बट फिर वही बात है, आपको कंसिस्टेंटली अगर रन्स चाहिए व्हाइट बॉल फॉर्मेट में तो शुभमन गिल एक चीज ऐसी है जो हाँ आपको रन्स बहुत जल्दी जल्दी देंगे और बड़े बड़े रन स्कोर करते हैं। उन्होंने फाइट मारी है भाई इस प्लेस के लिए, सबसे बड़ी बात। यशस्वी भी तो कॉन्फिडेंस में आ रहे हैं, उन्होंने भी कितने हर फॉर्मेट में रन बनाए हैं। फिर वही बात, अभी आप एक्सपीरियंस की बात करोगे तो नहीं है ओडीआई में उतना एक्सपीरियंस, खेला ही नहीं है, डेब्यू ही नहीं हुआ आज तक। एक ऐसा बल्लेबाज जिसने पिछले साल सबसे ज्यादा शतक किए, सबसे ज्यादा रन किए, और एक ऐसा बल्लेबाज जिसने डेब्यू ही नहीं किया। दोनों में अब ये नहीं है कि यशस्वी का टैलेंट कम है, उनमें दम कम है, लेकिन आपने गिल को बनाने में समय बहुत लगाया है। और गिल टीम में जमे तब हैं जब उन्होंने बहुत से बल्लेबाजों को हरा के अपनी जगह छीनी है। मैं इसमें सबसे बड़ा नाम शिखर धवन का ही लूंगा, एक प्रूवन मैच विनर भाई, अपने टाइम के इतने बेहतरीन बल्लेबाज, उनको रिप्लेस कर दिया, उनकी जगह ली है। और ऐसा नहीं है कोई कि भागा दौड़ी में लिए या किसी ने उनको खैरात में लाके दे दिए कि जाओ भाई खेल लो। बिल्कुल सेंचुरीज की हैं, रन किए हैं। एक बात थी कि किसी ने कहा था कि भाई ईशान किशन ने 200 किया है, गिल में वो टेम्परामेंट नहीं है कि वो ओडीआई में 200 कर दें, तो 4 मैच के बाद 200 करके दिखा दिया। तो मैं ये मानता हूं कि, और हाँ टी20 में भी ये बात मानी जाती थी कि उतने तेज दिल नहीं है, सेंचुरी कर दी ओपन करते हुए, बने हैं, बॉर्न टू बी एन ओपनर है। वो अलग बात है कि टेस्ट क्रिकेट में नंबर 3 चुन लिया, उस तरह का टेम्परामेंट नहीं है। और ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट और दुबई में व्हाइट बॉल क्रिकेट, जमीन ये आसमान ये, इस तरीके का अंतर है। तो जिसको आपने बनाया है, समय लगाया है, 2 साल आपने जिसको दिए हैं, 22 दिया, 23 पूरा दिया, जिसमें उसने रन्स किए, 24 में ट्राई नहीं हुआ, मैच ही नहीं खेले, तो किस बात को भाई जो प्रूवन है जिसने पहले रन्स किए उसे बाहर क्यों करोगे? राहुल द्रविड़ वाले फॉर्मूला पे जाओ ना भाई, मेरे लिए तो जिसने जिस नंबर पे रन किए वो वहीं खेलेगा, इंजरी के बाद भी आएगा तो वहीं खेलेगा। तो ऐसे में आपको कभी कभार प्लेयर्स को बैक करने के लिए भी उन्हें कहीं ना कहीं टीम में खिलाना होता है। और जिस तरीके से गिल को कप्तानी या उप कप्तानी के लिए बैक किया जा रहा है, मेरा नहीं मानना कि कोई भी उन्हें रिप्लेस कर पाएगा। एक अच्छा उन्होंने जवाब दिया गावस्कर साहब ने कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड आपको एक अच्छा हो जाएगा, लेकिन इस लेफ्ट हैंड राइट हैंड से तो ऑस्ट्रेलिया में कुछ नहीं उखड़ा। टाइम की बात है, 7-8 राइट हैंडर्स के साथ ही हम ओडीआई वर्ल्ड कप में उतरे थे और इस तरीके से हमने धुनाई करी थी। ना कोई ट्रेंट बोल्ट उस दिन चला था, ना कोई शाहिन अफरीदी चला था, सारे दुनिया भर के, ना डेविड विली चल पाए थे, सारे दुनिया भर के गेंदबाज एकदम फीके नजर आए थे। जब ये बल्लेबाज अपनी फॉर्म में होंगे तो राइट लेफ्ट का अब मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई फर्क पड़ता है। पहले जरूर, आज से 4-5 साल पहले ये सिचुएशन थी कि आपको विराट और रोहित को खाना, एक लेफ्ट हैंड फास्ट बॉलर लगा दो, इन स्विंग आएगी, पैड्स पे पड़ेगी, गिल्लियों पे पड़ेगी, वो आउट हो जाएंगे। अब नहीं है, इस चीज से बहुत आसानी से टैकल कर लिया है। और दुबई में उतने इफेक्टिव लेफ्ट आर्म पेसर्स या राइट आर्म पेसर्स होंगे भी ना, स्पिन का सारा गेम है और शुभमन गिल को बड़ी अच्छी आदत है वो खेलने की। चलिए, 2 ऑप्शंस हैं आपके पास, एक या तो आप 2023 के विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ चले जाएंगे, या दूसरा ये है कि भाई आप गावस्कर साहब की और तमाम क्रिकेट फैंस की बात सुनिए और लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन ट्राई करिए, अलग अलग चीजें करिए। 2 ऑप्शंस हैं मैनेजमेंट के पास, मैनेजमेंट और कप्तान और कोच बेहतर जान पाएंगे कि भाई क्या कर सकते हैं। चलिए जाते जाते इस ब्रॉडकास्ट को खत्म करें, आपको एक बार टीम इंडिया का शेड्यूल भी बताते जाते हैं।
कि टूर्नामेंट कब से शुरू हो रहा है, टीम इंडिया के मैचेस कब पड़ेंगे। 19 फरवरी से चैंपियंस ट्रॉफी की शुरुआत होगी और 20 फरवरी को यानी कि डे 2 जो होगा उसी दिन बांग्लादेश के साथ टीम इंडिया का पहला मैच होगा। बता दें कि 4-4 के ग्रुप्स में 2 ग्रुप को डिवाइड किया गया है 4-4 टीमों में, और इंडिया के ग्रुप में जो 3 टीमें होंगी इंडिया के अलावा उनसे टीम इंडिया का मैच होगा। पहली बांग्लादेश होगी जिससे 20 फरवरी को मुकाबला होगा, फिर 23 फरवरी को भारत और पाकिस्तान का वो जो ऑल इंपॉर्टेंट मुकाबला है वो देखने को मिलेगा, और उसके बाद थोड़े से लंबे गैप के बाद, लगभग हफ्ते भर के गैप के बाद 2 मार्च को फाइनली न्यूजीलैंड से टीम इंडिया का आखिरी लीग मैच होगा। ये 4 टीमें हैं और इसके बाद जो है टीम इंडिया अगर सेमीफाइनल में पहुंचती है तो सेमीफाइनल और फाइनल का मुकाबला होगा। दीपेश, दुबई में सारे टीम इंडिया के मुकाबले होंगे, ये भी आपको बता दें। अब क्या टीम चुनी जाती है, कॉम्बिनेशन कैसा रहता है, कुछ दिन का और इंतजार, कयास यही है 19 तारीख 19 इज द डेट जब टीम का ऐलान होगा। देखना इंटरेस्टिंग होगा किस तरीके से टीम का ऐलान होता है, टीम में कौन से कॉम्बिनेशंस खिलाए जाते हैं, क्या सेम टीम के साथ टीम इंडिया जाएगी या फिर कुछ वेरिएशंस टीम में देखने को मिलेंगे। फिलहाल इस ब्रॉडकास्ट में इतना ही। जो भी खबरें आएंगी चैंपियंस ट्रॉफी और टीम से जुड़ी हुई सारी चीजों की अपडेट लेकर हम आप तक पहुंचते रहेंगे। आपको सिर्फ इतना करना है, स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब करना है ताकि सारी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। फिलहाल इस ब्रॉडकास्ट में इतना ही। मुझे और मेरे साथी दीपेश को इजाजत दीजिए। आप हमारे साथ जुड़े रहे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।